नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू संवाद, एक ऐसा मंच जहाँ पे बातें बनती हैं कहानियाँ और कहानियाँ बन जाती हैं प्रेरणा। मैं हूँ आपकी होस्ट तान्या और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने अपनी कला के ज़रिए भरतनाट्यम की इस परंपरा को ना सिर्फ आगे बढ़ाया है बल्कि इसे समाज के साथ भी जोड़ा है। सो प्लीज़ वेलकम श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर जी। नमस्कार। Ma'am, you have also worked with your mother in your initial days. So, उनसे सीखी कोई एक लेसन जो आज भी आपके लाइफ में आपको गाइड करती है? तो मैं तो माँ के साथ अंत तक जुड़ी रही, नॉट जस्ट इनिशियल ईयर्स बट नृत्य का जो सीखने का सफ़र रहा वो तकरीबन 35-40 सालों तक रहा माँ के साथ। माँ का देहांत बस 2019 में ही हुआ, तो तब तक मैं माँ से सीख रही थी और वो तो बस एक प्रेरणा स्रोत थी जिनसे इतना सीखने को था, इतना सीखने को। तो एक, जैसे कि आपने कहा, एक बात उनकी कही हुई जो अभी भी आज भी मैं अपनी नृत्य यात्रा में उसका मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ, वो ये है कि वो हमेशा कहती थी कि जो भी काम करो उसे बिल्कुल एक्सीलेंट ढंग से करना है, आपने पूरा डेडिकेशन, पूरी मेहनत से, एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। सो वो कभी भी मेरे किसी भी प्रस्तुति से वो संतुष्ट नहीं होती थी। उनको हमेशा यही फीलिंग होती थी कि नहीं, तुम इससे बेहतर कर सकती हो, यू कैन डू बेटर देन दिस। तो आप सोचिए कि एक माँ कभी भी अपनी बेटी की प्रस्तुति को लेकर कभी खुश नहीं हुई और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वाह वाह बहुत अच्छा कर लिया है तुमने और यू वर द बेस्ट। आजकल मैं ये सुनती हूँ अपने जो शिष्याएं हैं उनकी मदर्स एक छोटे प्रोग्राम के बाद आकर कहती हैं, अरे भाई तुमने कैसे डांस किया, बहुत ही कमाल हो गया। तो हमारी माँ ने कभी ये नहीं बोला। शायद 40-45 सालों के नृत्य यात्रा में 5 या 6 बार ऐसे हुए होंगे जब माँ ने एक्चुअली प्रोग्राम के बाद बिना कुछ कहे सिर्फ दोनों हाथ ऐसे पकड़े हों, और वही हमारे लिए काफ़ी था कि भाई हमने आज कुछ ठीक किया है। तो वो हमेशा यही कहती थी कि साधना करते जाओ। शी वॉज नेवर हैप्पी विथ when you would settle at a particular point। ये ऐसा हो जाता था कि मतलब आप 80% में आप सेटल हो गए, लेकिन वो हमेशा कहती थी नो, you can go up to 100%। so when you can go up to 100%, why are you feeling happy at 80%? तो ये एक उनकी कही हुई बात हमेशा मैं अपने मन में रखती हूँ, इवन व्हेन आई एम गोइंग अप ऑन स्टेज फॉर अ परफॉर्मेंस, कि 100% ना सही, एटलीस्ट 80% जो हमने सोचा है वो तो निकले स्टेज पर। सो ये एक बहुत अमूल्य लेसन है जो मैंने माँ से सीखी। Ma'am, as you have a long and fascinating career of nearly 35 to 40 years, where you have performed both abroad as well as in India. So what difference do you feel in your experience? I feel that unfortunately with Indians and our cultural heritage, it always unfortunately becomes घर की मुर्गी दाल बराबर। They know that this is their tradition, their dharohar. So as Indians, they take it very, very lightly. And a lot of Indians unfortunately are not even aware about the richness of our classical traditions. I'm not just talking about Bharatanatyam, but we have such a huge dharohar, as I said, of living traditions, whether they are classical or folk arts, music, dance, painting, sculpture, the list is endless. But when you take dance or Bharatanatyam abroad, there is a very deep appreciation and respect and reverence. They come to watch a performance not for entertainment, not for having a good time, or not for the glamour of the dance, but they come to watch dance as if they are actually going for puja in a temple, and they don't want to see short pieces, jaldi khatam hone wale pieces, short kuch karke chale jaye. No, they want to see the original traditional compositions, which are long, which are lengthy. And in opera houses in Spain, we have danced Kshetraya Padams, which probably I would not even dance in a full-fledged performance in Delhi.
and huge opera house, 1,000 people sitting, 1,500 people sitting, one solo dancer. तो हमें लगेगा भाई क्या solo, इतना boring group, like there should be a lot of movement, lot of halchal on stage. And here are people abroad in Europe wanting to watch कि जो अभिनय है, and अभिनय is very very unique to Indian classical dance. You don't have abhinaya in ballet or in Western classical dance where so much of focus is being given to the hasta mudras and to the mukhabhinaya. So this is a very special feature. भारतीय नृत्य शैलियों की खासियत है अभिनय. And they want to see what abhinaya it is. And I've had people coming after performances in Europe where they don't know English. उनको अंग्रेजी नहीं आती. They are probably French speaking or Spanish speaking, but they just come and they hold your hands and then they keep the hand to their eyes and they are crying. So that is the power of our Indian dance, which you don't need to know. भाषा जानने की जरूरत नहीं है. You don't need to know, but the emotion is what connects you to the audience. तो ये मैंने देखा है कि unfortunately हम भारतीय कई बार हमारे अपनी सांस्कृतिक जो एक धरोहर है उस पर हम गर्व नहीं करते. कई लोग तो उसके बारे में जानते भी नहीं है इनफ. एंड दैट इज़ वेयर यू हैव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्पिकमेके जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारी सांस्कृतिक संपत्ति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाकर. Because you people are the ones, the youth of the country are the ones who are going to take this cultural legacy forward. So to take the art to the youth of today, the citizens of tomorrow, is a wonderful initiative, I think, being done by SPICMECE. मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि भरतनाट्यम जैसे डांस में मुद्राओं का, मोमेंट्स का और एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. जी. तो इन मुद्राओं का इम्पोर्टेंस आपके नज़रिए में क्या है? भरतनाट्यम की जान है मुद्राएं. इट इज़ वॉट गिव्स भरतनाट्यम इट्स सोल. हर शास्त्रीय नृत्य शैली में एक तो होता है तकनीकी अंग, the movements, the body postures, how do we use tal, and the second aspect is the aspect of natya or theatricality, how do we use expression. And Bharatanatyam में this huge vocabulary जो कि हमारे पास हस्त मुद्राओं का जो शब्दकोश है, it is so immense that there is nothing really that you cannot communicate using hand gestures. And मेरा ये मानना है in my, not just in my experience of being a dancer, but also in my experience of teaching dance and as a performer, I think it's very, very important to understand that the mudras, the hastas, the hand gestures and the facial expressions are the soul of the dance. So आप सोचिए कि एक चीज़ के अंदर से अगर आपने उसकी आत्मा निकाल दी तो वो तो बिल्कुल ही खोखला बन जाता है. तो भरतनाट्यम नृत्य शैली की आत्मा है हस्त मुद्राएं और मुखाभिनय, which is what gives this particular dance such a beautiful character. Thank you, ma'am. Ma'am, are the concepts in Bharat Muni's Natya Shastra or Anandvardhan's Dhwani also connected with the art of Bharatanatyam? Well, the concepts in Bharata Muni's Natya Shastra are very much connected to Bharatanatyam because Bharatanatyam is a dance form that emerges or rather takes birth from the Natya Shastra. So there are codified ways of how to move, how to keep your feet, how are the griva movements done, how is the netra abhinayam done, what is the body stance of a dancer, what are the prerequisites for a dancer. ये सब कुछ ही आपको नाट्य शास्त्र में it is mentioned. What is the importance of sangeet, what is the importance of vadyam, what is the importance of the poetry, what is the importance of the aharyam, the costuming. All this आप सोचिएगा कितने हजार साल पहले were already codified in Bharata Muni's Natya Shastra. And the Natya Shastra is like this huge beautiful glacier जिसमें से हमारी जो सारी नृत्य शैलियाँ हैं, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, they all emerge as beautiful nadis, I think. Coming from that one big glacier, they are lovely streams or nadis which are all flowing in their different course, but all of which are coming from the Natya Shastra. So the Natya Shastra is really the essence of the Indian classical dance tradition.
मैम फाइनली हमारी यूथ को आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो उन्हें आगे चल के उनके करियर, उनके लाइफ और उनके हर एक कदम पे उन्हें मोटिवेट करे? मैं तो यही कहना चाहूँगी युवा पीढ़ी को कि जो भी आप कार्य करें या जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करें, डू इट विद अ ग्रेट pursuit of excellence. Don't settle for mediocrity. ये हमेशा हमारी माँ कहती थी. One final interview she had done for the Doordarshan before she passed away. तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि never ever settle for चलता है that attitude कि चलो भाई ये है तो चलता है. No, always try to strive to achieve the best. Try to be the best. And also अपने अपनी आत्मा के लिए हमेशा कुछ करिए. That is a very very important message that I want to give to the youth because बाहर की दुनिया में तो बहुत सारा कंपटीशन है. कोई आपसे ज़्यादा पैसे बना रहा होगा, कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई आपसे ज़्यादा सुंदर होगा, कोई आपसे ज़्यादा समृद्ध होगा. तो आप हमेशा बाहर की दुनिया में जब इस होड़ में रहेंगे, आप हमेशा अंदर से दुखी ही रहेंगे because there will always be somebody who is better than you. But in that race, if you have something that is feeding your soul, for example, poetry, example, literature, for example, dance, music, painting, even sport, it is something which is soul satisfying. You may not be making as much money as other more financially viable professions, but इसमें जो एक आत्म तृप्ति जिसको कहते हैं, आत्म संतुष्टि मिलती है, वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में मिलती होगी. क्योंकि एक तो है कि आप दूसरों के लिए और बाकियों के लिए एक काम कर रहे हैं या एक प्रोफेशन कर रहे हैं, and then there is one where you are pursuing something that you're really passionate about. So that is something which I would tell the youngsters. If you are not passionate about your job, sadly enough, take up something that you are passionate about. That's very very crucial for a happy life. आजकल सब भाग रहे हैं साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास क्योंकि अंदर से लोग दुखी हैं. They don't know how to manage their emotions. But when you are an artist, any kind of an artist, आप कभी भी अकेले और दुखी नहीं रहते. You are always connected to your art at a deeper, more spiritual, emotional level. That's really insightful. और इसी इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस एपिसोड का यही समापन करते हैं. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर जी का कि वो यहाँ आई, और हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ बने रहे. हम फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए संवाद.